आज का हमारा क्वेश्चन है एलएलबी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। क्वेश्चन है, बंधक की परिभाषा दीजिए तथा बंधक के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए और बंधक कैसे सृजित होता है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड सेमेस्टर का, बंधक की परिभाषा। वेरी मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग शॉर्ट में आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है, दो तीन तरह से ही पूछ सकता है। बंधक की परिभाषा दीजिए, बंधक क्या होता है, बंधक की शर्तें, XYZ, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। तो इस वीडियो में हम समझते हैं बंधक क्या होता है, बंधक की परिभाषा क्या होती है, बंधक भार और पट्टे में अंतर, ये भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज समझते हैं बंधक क्या होता है। बंधक किसी विशिष्ट अचल संपत्ति में ऋण के रूप में लिए गए या लिए जाने वाले रुपए के किसी वर्तमान भावी कर्ज के भुगतान के लिए या किसी वचनबद्ध के पालन के लिए जो आर्थिक दायित्व उत्पन्न करता हो, प्रतिभूत करने के उद्देश्य के लिए किसी हित के अंतरण को कहते हैं। ठीक है, संपत्ति हित के अंतरकर्ता को बंधक करता और ऐसे हित के अंतर्गति को बंधक गृहीता तथा मूलधन और ब्याज जिनके लौटाना उस समय प्रतिभूत है, बंधक धन कहलाते हैं। और वह लिखित यदि कोई हो जिसके द्वारा अंतरण किया जाता है, बंधक विलेख कहलाता है। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसकी लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी अलग होती है, जो समझने में थोड़ी मुश्किल देती है, तो इसको सामान्य भाषा में समझते हैं अपनी तरह से। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आ ने बा से धन उधार लेता है, वह धन के भुगतान हेतु अपना खेत बंधक रख देता है तथा प्रतिभूति ब्याज रूप में और धन अदा करने की शर्त के लिए है। धन वापस करने का करार ऐसी प्रकृति का है जो आर्थिक दायित्व उत्पन्न करता है, यह समव्यवहार एक बंधक है। तो एग्जाम्पल इसको अपनी भाषा में समझते हैं कि श्याम ने रामू से 1 लाख रुपए लिए। कितने लिए? 1 लाख। श्याम ने रामू से 1 लाख रुपए लिए। अब रामू श्याम को 1 लाख रुपए तभी देगा जब वो देखेगा कि श्याम के पास 1 लाख रुपए की कोई संपत्ति है या नहीं। अगर है तो वह उसके पास रखे। अब रामू ने देखा कि श्याम के पास 1 लाख रुपए तो मैं दे रहा हूँ श्याम को, लेकिन श्याम के पास एक खेत है। अब वह खेत मेरे पास गिरवी रखेगा तो वह बंधक कहलाएगा। ठीक है, अब श्याम अपना खेत तो दे देगा, लेकिन उस खेत के साथ साथ रामू एक गवाह को भी मांगता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो जब श्याम अपने साथ एक गवाह को भी ले आता है तो रामू उसको 1 लाख रुपए दे देता है, उसका खेत अपने पास रख लेता है। उस खेत को वह कब्जा उस टाइम पर कब्जा ले लेता है, मतलब अपने अंडर में कर लेता है। तो यह बंधक करार कहलाता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब बंधक के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं? इसके निम्नलिखित तत्व हैं एक मान्य बंधक के, मतलब जो वैल्यूएबल है उस बंधक के। तो यह है, अचल संपत्ति में एक हित का अंतरण होना चाहिए। अचल संपत्ति तो आप जानते होंगे, जो अचल संपत्ति वह होती है जैसे भूमि है, खेत है, मकान है, इस तरह की सारी संपत्तियाँ अचल संपत्ति कहलाती हैं। अब ये आगे दूसरा, अंतरिती का किसी विशिष्ट अचल संपत्ति में हित होना चाहिए। अंतरण प्रतिभूति के रूप में वर्तमान या भावी ऋण या आर्थिक दायित्व के लिए होना चाहिए। प्रतिभूति उसे कहते हैं जो अभी श्याम एक अपने गवाह को लेकर आया था रामू के पास, तो उसे प्रतिभूति कहते हैं, जो जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, अब इसका जो आता है पहला टॉपिक आता है, अचल संपत्ति में एक हित का अंतरण होना चाहिए। तो इसको हम लॉन्ग टर्म में समझते हैं। अचल संपत्ति में एक हित का अंतरण होना चाहिए। देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ ए इंटरेस्ट इन ए मूवेलेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक हित का अंतरण शब्दों से यह प्रकट होता है कि वह जो हित बंधक गृहीता में अंतरित होता है, कब्जे या स्वामित्व से
कब्जे या स्वामित्व से प्रकट होता है, वह हित जो बंधक गृहीता में अंतरित होता है। कब्जे या स्वामित्व से भिन्न होता है, बंधक होने पर भी बंधककर्ता में बना रहता है। इस प्रकार बंधक में केवल संपत्ति का अनुषंगिक अधिकार या प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार मात्र है, जबकि संपत्ति का स्वामित्व अभी भी बंधककर्ता के पास ही रहता है। इस प्रकार का बंधक केवल एक हित का अंतरण है और व्यक्ति लक्ष्य का अधिकार का निर्माण करता है। कहने का मतलब यह है कि स्वामित्व मतलब जो स्वामी था श्याम, जिसने अपना खेत रामू को दिया था, तो वो स्वामित्व जो होता बंधककर्ता के पास चले जाता। बंधककर्ता कौन होता? रामू, जो उस खेत को बंधक रखता है 1 लाख रुपए राशि देकर। ठीक है। अब ये आता है, अतः अधिकार बंधक पर रखी हुई संपत्ति के उत्तरवर्ती सभी अंतर्तियों के खिलाफ प्राप्त किया जा सकता है, भले ही उन्हें बंधक होने की पूर्व सूचना रही हो या नहीं। ये नंबर 2 आता है क्वेश्चन, अंतर्ति का किसी विशिष्ट अचल संपत्ति में हित होना चाहिए। ट्रांसफर मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन सम स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अचल संपत्ति को कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, जो न चल सकती हो, अपनी जगह पर स्थिर रहती हो। अभी बताया था, मकान हो गया, खेत हो गए, भूमि हो गई, XYZ, और भी चीज़ें आती हैं। तो आता है, एक बंधक का दूसरे आवश्यक तत्व विशिष्ट अचल संपत्ति है, अर्थात यदि बंधक विलेख लिखा जाए तो बंधक पर रखी गई संपत्ति का विवरण और परिचय इतने पर्याप्त रूप में दिया गया होना चाहिए कि निश्चित रूप से उस संपत्ति को पहचान लिया जा सके। ठीक है। मान लो किसी ने अपना अचल संपत्ति में अपना एक भूमि का टुकड़ा दे दिया। अब उसको दे तो दिया, मान लो 2 साल बाद उसको धन वापस लौटाना है, ब्याज भी देना है साथ में। अब 2 साल बाद जब वो आए तो इतनी इस तरह से उसको अपने कब्जा देना चाहिए बंधककर्ता को कि जब 2 साल बाद वापस आए तो उसको अपनी अचल संपत्ति पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण, मेरा घर और मेरी संपत्ति शब्दों को साधारण और अस्पष्ट शब्दावली रूप में माना गया है। इसके विपरीत एक मकान जो गाजियाबाद में स्थित है और जिसका स्वामित्व और जिस पर कब्जा हम लोगों का है, शब्दों को पर्याप्त रूप में विशिष्ट संपत्ति की मान्यता प्रदान दी गई है। मेरा घर और मेरी संपत्ति, इसके विपरीत एक मकान जो गाजियाबाद में स्थित है और जिसका स्वामित्व और जिस पर कब्जा हम लोगों का है, शब्दों को पर्याप्त रूप में विशिष्ट संपत्ति की मान्यता प्रदान दी गई है। मतलब ये जो संपत्ति है इसकी मान्यता जो है वो मेरा घर और मेरी संपत्ति में दी गई है। ठीक है। तीसरा वाला समझते हैं, बंधक प्रतिफल द्वारा समर्थित होना चाहिए। मॉर्टेज मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। बंधक का तीसरा आवश्यक तत्व यह है कि इसे आवश्यक रूप से किसी प्रतिफल या प्रतिदान द्वारा समर्थित होना चाहिए। एक बंधक का प्रतिफल या प्रतिदान। ठीक है। इसको हम अलग अलग हिस्सों में पढ़ लेते हैं। तो पहला जो आता है, कर्जे के रूप में दिया गया धन या दिए जाने वाला धन, जो भी मतलब हम राशि ले रहे हैं कर्जे में या जो बंधक कर्ता दे रहा है, तो देने वाला धन या दिया जाने वाला धन या बाद में देगा, एक वर्तमान या भावी कर्ज है या एक ऐसे कार्य को पूरा किया जाना जिसमें एक आर्थिक दायित्व उत्पन्न होता है के रूप में बंधक का सृजन ही एक कर्ज या अन्य आभार को निश्चित या प्रतिभूति करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके विपरीत एक ऐसा अंतरण जो किसी भूतकालीन कर्ज के भुगतान हेतु किया जाता है, एक बंधक की श्रेणी में ना आकर बिक्री ही कहलाएगा। अच्छा, बंधक क्या नहीं होता जो बिक्री कहलाएगा? वो ये होता है जैसे कि किसी ने अपनी अचल संपत्ति बंधक देकर उससे कुछ पूंजी ली। अब पूंजी उससे इतनी ले ली जितने का वो संपत्ति है, और उसने भी यह कहकर दे दिया कि ये अब वापस नहीं मिलेगी, तो वो बिक्री कहलाएगी। ठीक है। बंधक कैसे सृजित होता है? हाउ मॉर्टेज इज फैक्टेड। ठीक है। स्मरणीय है कि यदि कानून में किसी अंतरण को विशेष से पूरा करने के लिए कहा गया हो तो ऐसा कानून द्वारा निर्धारित
प्रक्रिया के अनुसार या न्यायालय की डिक्री के अनुसार ही किया जा सकता है, ना कि किसी अन्य तरीके के द्वारा। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 59 के अनुसार धारा 59 के अनुसार कोई बंधक हक संबंधी दस्तावेजों को जमा कराकर की जाने वाली बंधक को छोड़कर या तो प्रतिभूत मूलधन 100 रुपये या उससे अधिक हो तो रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा, मतलब धारा 59 के अनुसार ये न्यायालय द्वारा ही बंधक किया जा सकता है। प्रतिभूत 100 रुपये हो या उससे अधिक हो तो रजिस्टर्ड जो होगा दस्तावेज द्वारा ही होगा, न्यायालय के द्वारा। अब बंधककर्ता जो बंधक करता है द्वारा हस्ताक्षरित हो, मतलब उसकी पूरी सहमति होना चाहिए, उसका हस्ताक्षर होना चाहिए, और बी कम से कम 2 गवाहों द्वारा प्रमाणित हो। 2 गवाहों को लाना ज़रूरी है। या प्रतिभूत मूलधन 100 रुपये से कम हो तो सादा बंधक को छोड़कर संपत्ति का कब्जा बंधक गृहीता को सौंप कर पूरा किया जा सकता है। अपनी संपत्ति को कब्जा उसको दे दो, सौंप दिया तो उसको पूरा किया जा सकता है। चाहता हक संबंधी दस्तावेज को जमा कराकर की गई बंधक के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक सादा बंधक केवल एक रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा ही किया जा सकता है, भले ही वह किसी भी राशि के लिए क्यों न किया गया हो, क्योंकि सादा बंधक में संपत्ति का कब्जा बंधककर्ता के पास ही रहता है। अतः अब कोई बंधक किसी हस्तांतरण पत्र द्वारा निष्पादित की जाती है तो उसका बंधककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना, कम से कम 2 साथियों द्वारा अनुप्रमाणित और रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। कम से कम 2 गवाह होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना भी आवश्यक है। इस प्रकार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी और विलक्षण बंधक के लिए मूलधन जो प्रतिभूत किया जाए नंबर 1 है वह 100 रुपये या अधिक होने पर रजिस्टर्ड बंधक पत्र द्वारा तथा 100 रुपये से कम होने पर बंधक पत्र द्वारा कब्जे की सुपुर्दगी से किया जाना अनिवार्य है। अन्य किसी रीति से बंधक नहीं हो सकता, यहाँ तक कि बंधक स्वीकार करने से भी बंधक का निर्माण नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी ने अपनी संपत्ति को बंधक रखा है, उसके बदले में उसने कुछ उससे राशि ली है, धन लिए, तो यदि उसने अपने मन में स्वीकार कर लिया या फिर कहकर ये कह दिया कि मैंने तुम्हें बंधक रखा, मैंने अपनी संपत्ति बंधक रखी है, तो वह बंधक नहीं कहलाएगी जब तक कि न्यायालय द्वारा या दस्तावेजों द्वारा या 2 गवाहों द्वारा यह स्पष्ट न किया गया हो कि यह अपनी संपत्ति बंधक रख रहा है, तब तक वह बंधक नहीं कहलाएगी। मन से स्वीकार करना या कहकर स्वीकार करना, स्वीकृति करना, तो यह बंधक नहीं होता है। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक। LLB सेकंड सेमेस्टर BA LLB लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इस क्वेश्चन से लास्ट तक देखोगे तो कम से कम कुछ तो समझ में आएगा। हमें समझना है, सिर्फ रटना नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ समझदारी दिखाना है, ताकि एग्ज़ामिनर को भी लगे कि हाँ स्टूडेंट्स ने कुछ पढ़ा है, कुछ आता है। ये नहीं कि यहाँ से देखा, रटा और लिखने के बाद सब कुछ दे दिया, वहाँ पे लिख दिया, रट दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक कि हमारे लॉ जो होता है वह रटने की चीज़ नहीं है, वह समझने की चीज़ है। मान लो आगे अगर अभी आपने रट लिया, एग्ज़ाम में पूरा लिख दिया, नंबर अच्छे आ भी गए, तो बाद में प्रैक्टिस के दौरान या आप लोगों में से कुछ जजेस बनेंगे, उसके दौरान जो प्रॉब्लम्स आएंगी वह जो है समझदारी होना ज़रूरी है, समझना आवश्यक है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक।